हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। जैसा कि आप सभी को पता है, सीटेट का 28 जनवरी फर्स्ट शिफ्ट का पेपर हो चुका है और यहाँ पर हम सारे क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं सब्जेक्ट वाइज। तो यहाँ पर हम आपके ईवीएस के सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं कि क्या क्या आपके एग्जाम्स में आया हुआ है, ठीक है। और क्या कुछ आपके नए क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आप वो भी यहाँ देख सकते हैं। और आपने कितने क्वेश्चनों के आंसर सही किए हैं वो आप यहाँ पर मिला सकते हैं। और यदि आपको कोई क्वेश्चन पता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें। तो सबसे पहले आज पूछे गए ईवीएस में कुछ आपके जो 15 कंटेंट वाले क्वेश्चन होते हैं, तो उसके करीबन 13 से 14 क्वेश्चन हमें मिल चुके हैं। तो यही हम आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया घटपर्णी पौधा। तो इससे काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है पहले की शिफ्टों में, लेकिन यहाँ पर पूछा गया कि जो घटपर्णी पौधा है वो भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो ये सभी को पता है कि घटपर्णी पौधा, जिसे हम नेपेंथिस भी कहते हैं, यह भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन ए होगा। जिस बच्चे ने यहाँ पर मेघालय लगाया है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसके बाद आपको बता दें कि जो घटपर्णी पौधा है इसका आकार घड़े के जैसा होता है। कैसा होता है इसका आकार? घड़े के जैसा इसका आकार होता है। और इसका जो मुंह होता है वो पत्तियों से ढका होता है। आगे आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो आपको याद रखना है, ठीक है। अब जो घटपर्णी पौधा है वो चूहों, कीड़े मकोड़ों और मेंढकों को चालाकी से फंसा करके खाता है। और यह एक प्रकार की सुगंध निकालता है, जिससे जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो इसके अंदर आकर्षित होते हैं और फंस जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका कुडुक कहाँ के लोगों की भाषा है। तो आपको सूर्यमणि, जो जंगल की साहसी बेटी हैं, उनके बारे में बताया था विस्तार से बिल्कुल। तो यहाँ पर जो कुडुक भाषा है वो आपके झारखंड के लोगों की भाषा है। अब यहाँ पर एक बार क्वेश्चन मतलब शायद 28 दिसंबर में ही पूछा गया था पेपर 1 में कि जो तोरंग है इसका अर्थ क्या होता है। तो कुडुक भाषा में तोरंग का अर्थ होता है जंगल। आपसे भी पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, जंगल को क्या कहते हैं? कुडुक भाषा में तोरंग कहते हैं। इसके बाद जो सूर्यमणि थी वो जंगल की साहसी बेटी थी, और इन्होंने ऐसी लड़की थी जिन्होंने एमए किया था वहाँ पर, ठीक है, झारखंड में। आदिवासी समुदाय से थी और साझा बैंक का ये उपयोग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। तो कल आपका 27 जनवरी में पूछा गया था कठफोड़वा, जिसे वुड पीकर कहते हैं, पेड़ के तने में गहरा छेद बना करके, ठीक है। और आज पूछ लिया कि वह कौन सा पक्षी है जो अपनी नुकीली चोंच से पत्तों को सिल करके या छेद बना करके अपना घोंसला बनाता है। तो वो है आपकी दर्जन चिड़िया, जिसे हम टेलर बर्ड कहते हैं। इसके बाद गौरैया का यदि आपसे पूछता है तो याद रखना है, गौरैया जो होती है आपके घरों के आसपास, अलमारी के पीछे, आईने के पीछे अपने घोंसले बनाती है। नेक्स्ट है कलचीड़ी। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो कलचीड़ी है जिसे इंडियन रॉबिन बर्ड कहते हैं, और यह अपना घोंसला कहाँ बनाती है? तो पत्थरों के बीच में मुलायम घोंसला बनाती है। और इसकी जो चोंच होती है वो अंदर से लाल रंग की होती है, ठीक है। इसके घोंसले में रुई, पतली पतली टहनियाँ देखने को मिलती हैं। इसके बाद दिया है मैना पक्षी। तो जो मैना पक्षी होता है यह झटके से अपनी गर्दन को आगे पीछे करता है और पेड़ के तनों के सुराखों में अपना घोंसला बनाता है, और यह ज़्यादातर रेगिस्तानी इलाकों में देखने को मिलता है, ठीक। अब एक क्वेश्चन आपका आउल से बन जाता है और कई बार पूछा भी जा चुका है। तो जो उल्लू होता है आपका, वह अपनी गर्दन को काफ़ी हद तक पीछे घुमा लेता है, और यह जो है इसकी आंखें मनुष्य की तरह सामने और गोल होती हैं। तो ये आपको याद रखना है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपके घोंसलों से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप पशु पक्षियों के घोंसले एक बार प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देख लें। नेक्स्ट पूछा गया हाथी के बारे में। तो वही आपका हाथी के बारे में एक असत्य कथन दिया था 4 कथनों में से, तो आपको बताना था कौन सा असत्य है। तो यहाँ दिया है हाथियों के समूह का नेतृत्व बुजुर्ग हथनी करती है। ये बिल्कुल सही है। एक छोटा हाथी एक दिन में 100 किलोग्राम या 1 क्विंटल पत्तियां खा लेता है। ये भी सही है। हाथी झुंड में रहते हैं। ये भी सही है। लेकिन आप फर्स्ट ऑप्शन देखेंगे, दिया है 3 महीने के हाथी का वजन 100 किलोग्राम होता है, जो कि गलत है। और हमें यही बताना था कि असत्य कथन बताइए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि जो 3 महीने के हाथी का वजन है वो 100 किलोग्राम नहीं बल्कि 200 किलोग्राम होता है, अर्थात 2 क्विंटल होता है, ठीक है। तो ये आपको हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया। स्लॉथ से भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके रिपीटेड क्वेश्चन हैं। जिसने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाए हैं तो उनका आंसर यहाँ पर सही हुआ होगा, और उनको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से काफ़ी हेल्प भी यहाँ पर मिल रही है। कुछ एक क्वेश्चन होते हैं जो यहाँ पर नए डाले जाते हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछा गया, अब क्वेश्चन ए था या फिर दूसरा क्वेश्चन भी हमने इसका लिया है, क्या था आप जरूर बताएं। तो यहाँ क्वेश्चन है कि बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार से इकट्ठी की गई
निम्नलिखित सामग्री में से उन्हें पहचानिए जिनके भीतर बीज होते हैं। तो ये यहाँ सब्जियों का समूह दिया था और आपको इनमें से बताना था कि किसके अंदर बीज होते हैं और किसके अंदर नहीं होते। तो यहाँ दिया है आलू, आलू के अंदर आपके बीज नहीं होते। टमाटर के अंदर होते हैं, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला के अंदर होते, प्याज के अंदर बीज नहीं होते, खीरे के अंदर होते हैं। तो ए ऑप्शन आपको बताने थे। तो यहाँ पर केवल 3 ऑप्शन दिए हैं, बीज इनमें तो होते हैं, इनमें भी बीज होते हैं, ठीक है। इसके बाद दिया है सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन 3 हो जाएगा, क्योंकि टमाटर, नाशपाती, चीकू, भिंडी, करेला, खीरा यहाँ पर अधिकतर सब्जियों को लिया गया है, ठीक है। केवल आलू और प्याज में बीज नहीं होते, तो इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी है। यदि ए क्वेश्चन था तो फिर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन सी रहेगा। और यदि क्वेश्चन ए था कि बिना बीज के उगने वाला पौधा कौन सा है, तो ऐसे कई पौधे हैं जो बिना बीज के उग जाते हैं, जैसे एलोवेरा, इसमें किसी बीज की जरूरत नहीं पड़ती। ये आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा कि ऑप्शन में क्या दिया था, ठीक है। यदि आपको इसके ऑप्शन पता है तो कमेंट्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट है आपका गुलाब और मनी प्लांट। इनमें आपको बता दें कि बीज की जरूरत नहीं पड़ती है, ये बिना बीज के मतलब इनकी तने लगाए जाते हैं, ठीक है, और ये उग जाते हैं और पौधे का रूप ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपका, दिया है नीचे दिए गए खेती करने के विवरण को पढ़िए और इस ढंग को पहचानिए। ये आपकी जो विशेषताएं दी गई हैं ये किस खेती की हैं। तो सबसे पहले आपको ये पढ़ना है, इसके बाद बताना है, ठीक है। तो दिया है कि एक फसल को काटने के पश्चात खेत को कुछ वर्षों के लिए खाली छोड़ दिया जाता है, उसमें कुछ भी नहीं उगाया जाता। नेक्स्ट है, ऐसी भूमि में बांस या अन्य खरपतवार जो कुछ भी उग आते हैं उन्हें हम उखाड़ते नहीं बल्कि काट कर जला देते हैं। यह राख जो इससे काटने और जलाने से राख बनती है, तो यह राख भूमि को उर्वर बनाती है। जब यह भूमि खेती के लिए तैयार हो जाती है तो उसे हल्का सा खोदा जाता है, बल्कि गहरा नहीं खोदा जाता। याद रखिए, हल्का सा खोदा जाता है, भूमि को जोता नहीं जाता और उस पर बीज छिड़क दिए जाते हैं, यहाँ छिड़क दिए जाते हैं। ऐसी कृषि को काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं। तो ये सारी जो कृषि की विशेषताएं हैं, किस कृषि की विशेषताएं हैं, ये पद्धति किस कृषि में अपनाई जाती है, तो आपको कई बार पढ़ाया है। ये आपकी झूम खेती होती है। अब जो झूम खेती होती है इसके अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम होते हैं, ठीक है। तो जो झूम खेती है इसी को स्थानांतरित कृषि कहते हैं, इसी को आपकी कर्तन दहन कृषि कहते हैं, इसी को आपकी काटो जलाओ खेती कहते हैं, ठीक है। इसी को आपकी बुश फैलो खेती कहा जाता है। तो ये कई नाम है, ठीक है। अब पूछ लेता है कि जो झूम खेती है वो सबसे ज़्यादा भारत के किस राज्यों में की जाती है, तो उत्तर पूर्वी राज्य। यदि ऑप्शन में इस तरीके से है तो उत्तर पूर्वी राज्य लगाना है। और यदि राज्यों के नाम दिए हैं तो जो झूम खेती है सबसे ज़्यादा आपकी अरुणाचल प्रदेश में की जाती है। कहाँ पर? अरुणाचल प्रदेश। इसके बाद यदि ऑप्शन में 3 ऑप्शन एक से है, अरुणाचल प्रदेश दे दिया, मिजोरम दे दिया, तो फिर ये सभी ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। मूल रूप से उत्तर पूर्वी राज्यों में ही की जाती है। ये क्वेश्चन आपका ए था, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन आपके ऑप्शन में दिए हों और बताया हो कि बताइए कौन सा कथन आपका गलत है। तो ये जितनी भी विशेषताएं आप देख रहे हैं ये ऑप्शनों में आपको देखने को मिली होंगी, तो ये बिल्कुल आपकी झूम खेती की ही विशेषताएं हैं, ठीक है। नेक्स्ट दिया गया है यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था आपका मैचिंग वाला, ठीक है। यहाँ पर खिलाड़ी दिए गए थे और उनका खेल दिया था, आपको सही ऑप्शन बताना था कौन सा है। तो यहाँ पर हमने केवल सही ऑप्शन ही लिए हैं। अब आपने क्या लगाया है वो आपको पता होगा। तो जो सानिया मिर्जा हैं वो टेनिस की खिलाड़ी हैं, साइना नेहवाल जो हैं आपकी वो बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, नीरज चोपड़ा आपके भाला फेंक भारोत्तोलन खिलाड़ी हैं, और करुणा मल्लेश्वरी वेट लिफ्टर हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल हमने यहाँ पर सही मैच किए हुए हैं। आपके क्वेश्चन में एक गलत दिया होगा और वही पूछा होगा कि बताइए निम्न 4 कथनों में से कौन सा एक सही कथन नहीं है, ठीक है। हो सकता है यहाँ साइना नेहवाल की जगह पर यहाँ बैडमिंटन ना दे करके अन्य खेल दे दिया हो, ठीक है, जैसे फुटबॉल दे दिया। तो यही आपको बताना था कौन सा एक गलत है, तो फिर इस साइना नेहवाल हो जाता, ठीक है। तो यहाँ हमने केवल सही वाले ऑप्शन लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पश्चिम बंगाल की पारंपरिक कला कौन सी है। तो पश्चिम बंगाल की यदि ऑप्शन में ए था तो आपकी सबसे जो मतलब यहाँ पर इस तरीके के यदि ऑप्शन थे तो फिर जामदानी बुनाई पश्चिम बंगाल की है, ठीक है। फिर थोड़ा चित्रकारी कहाँ की है आपकी, मध्य प्रदेश की। कलमकारी कहाँ की है आपकी, तो आंध्र प्रदेश की है, वर्तमान में तेलंगाना। और पटोला बुनाई आपकी गुजरात और राजस्थान की है, ठीक है। तो यदि ए ऑप्शन थे तो जामदानी बुनाई राइट होगा। और यदि क्वेश्चन ए था कि पश्चिम बंगाल की लोक कला कौन सी है, और यदि ऑप्शन में ए नहीं अल्पना था, तो ए बिल्कुल राइट होगा, ठीक है। अल्पना आपकी पश्चिम बंगाल की प्रसिद्ध लोक कला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कौन सा एक स्रोत पानी के संरक्षण से संबंधित है। तो यहाँ पर पानी के संरक्षित करने के स्रोत दिए गए हैं, तो आपको बताना है कौन सा स्रोत, मतलब यहाँ पर ऐसा होगा कौन से स्रोत पानी के संरक्षण से संबंधित है। तो जोहड़ तालाब भी बिल्कुल पानी संरक्षित करके रखते हैं। बावड़ियाँ जिसे हम सीढ़ीदार कुआं कहते हैं, ये भी पानी संरक्षण से संबंधित है। नेक्स्ट है कुंड और चापाकार झीलें, ये भी आपका पानी संरक्षित करके रखती हैं। और ये सभी, तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ये सभी हो जाएगा। अब जो जोहड़ तालाब है सबसे ज़्यादा किसने बनवाए थे, तो आपको बता दें जो अलबरूनी आए हुए थे हमारे भारत में उज्बेकिस्तान से यात्रा करने के लिए, तो इन्होंने भारत के तालाबों के बारे में बताया था और इन्होंने बताया था कि भारत के जो लोग हैं वो तालाब बनाने में माहिर हैं। ठीक है, इसके अलावा इन्होंने बताया कि जो तालाब हैं वो लोहे की सरियों कुंडों को जोड़ करके बनाए जाते हैं और चढ़ने और उतरने की सीढ़ियाँ अलग अलग होती हैं ताकि भीड़ जमा ना हो। ठीक है, तो ये जोहड़ तालाब हैं, तो ये किससे संबंधित हैं, आपके पानी को सुरक्षित करने से। नेक्स्ट जो बावड़ियाँ होती हैं, सीढ़ीदार कुआं होते हैं, ये सामुदायिक होते हैं, मतलब इनका उपयोग सभी लोग करते हैं। और जब कभी भी पानी की, मतलब जो जहाँ पर पानी की कमी होती है तो ऐसे क्षेत्रों में ये बनाई जाती हैं बावड़ियाँ। ठीक है, ताकि पानी को सुरक्षित करके और लोगों को पानी की पूर्ति करवा सकें। नेक्स्ट कुंड और चापाकार झीलें होती हैं, तो ये भी आपको पानी के सुरक्षित करके रखती हैं। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ए सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक वयस्क पुरुष में 18 वर्ष से जो अधिक का होता है, ठीक है, तो इसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो आपको बताया था जब हमने विटामिन पढ़े थे, हीमोग्लोबिन भी आपको बताया था। हीमोग्लोबिन जो होता है इसमें हीम नामक प्रोटीन पाया जाता है। और जो हीमोग्लोबिन है तो इसकी मात्रा बताई थी कि बच्चे में कितनी होती है, नवजात शिशु में कितनी होती है। ठीक है, तो जो वयस्क पुरुष है जो 18 वर्ष से अधिक है उसमें हीमोग्लोबिन की मात्रा 14 से 18 डेसीलीटर होती है। यदि आपकी आने वाली शिफ्ट में पूछ लें कि एक वयस्क महिला जो 18 वर्ष से अधिक की हो उसमें कितनी होगी, तो वयस्क महिला में होगी 12 से 16 डेसीलीटर। कितनी, 12 से 16 डेसीलीटर ये वयस्क महिला जो 18 वर्ष से अधिक की है। नवजात शिशु की यदि पूछ लें तो ये नवजात शिशु का दिया गया है कितना, 17 से 22 डेसीलीटर। फिर ये 11 से 13 डेसीलीटर बच्चों का दिया। केवल इतना पूछ ले कि बच्चों में कितने हीमोग्लोबिन की मात्रा होनी चाहिए, तो 11 से 13 डेसीलीटर। तो ये याद रखिए, ए है आपका वयस्क पुरुष, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए है। ए है वयस्क महिला, ए है आपकी नवजात शिशु और ए है आपके बच्चों के हीमोग्लोबिन की मात्रा, और इसे डेसीलीटर में लिया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि यदि भारत में दोपहर का समय है, मान के चलिए भारत में 12 बज रहे हैं, तो हमें बताना था कि कहाँ पर मध्य रात्रि होगी, मतलब कहाँ पर मध्य रात्रि यानी 12 रात के बजेंगी। तो इसका राइट आंसर है अर्जेंटीना। ठीक है, आपने पढ़ा है, एक क्वेश्चन आता था पिछली बार, पूछा गया था कि बताइए कि हम किस देश के सापेक्ष उल्टे लटके हुए हैं, तो उसका राइट आंसर क्या था हमारा, अर्जेंटीना था। तो इसका राइट आंसर अर्जेंटीना ही होगा, ऑप्शन में ये दिया गया था। और यदि आपको इसके ऑप्शन पता है कि क्या क्या ऑप्शन दिए गए थे तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद आपको बता दें सीडीपी में आपके क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सीडीपी में बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन पूछे गए हैं। जीन पियाजे से 3 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो जीन पियाजे में पहला क्वेश्चन यही पूछ लिया कि जो वर्गीकरण है बच्चा किस अवस्था में सीख जाता है इनकी। नेक्स्ट आपके लेब वाइगोस्की से एक तो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया कि लेब वाइगोस्की किस पर बल देते हैं। वहाँ ऑप्शन दिए थे सामाजिक सांस्कृतिकता पर बल देते हैं, नैतिकता पर बल देते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका सोशल इंटरेक्शन, सामाजिक सांस्कृतिकता। ठीक है, एक और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया लेब वाइगोस्की से भी 2 क्वेश्चन पूछे गए, 3 जीन पियाजे से और 2 पूछे गए लेब वाइगोस्की से। इसके बाद आपके कोहल वर्ग की स्टेज से क्वेश्चन पूछा गया, 1 क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद हार्वर्ड गार्डनर से बुद्धियों से क्वेश्चन पूछा गया और वहाँ पर इस तरीके के ऑप्शन थे कि एक किस पर, मतलब इसी तरह से था कि जो हार्वर्ड गार्डनर है किस पर जोर देते हैं, तो वहाँ दिया था कि बुद्धि के विविध प्रदर्शन पर। तो ये राइट आंसर था। ठीक, इसके बाद नोम चॉम्स्की से ओवरऑल सब्जेक्ट में मिला करके 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि सीडीपी में ये जो डेली आपके रिपीट क्वेश्चन होते हैं, रिपीट तो नहीं कहेंगे, मतलब जो टॉपिक रिपीट होते हैं उनसे करीबन 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट में मिला करके पूछे गए हैं। ठीक है, इसके बाद आपको बता दें हिंदी में आपका जो ग्रामर आता है गद्यांश और पद्यांश में, वो टोटल 7 से 8 अंक का पूछा गया है, जिसमें आपका प्रत्यय पूछा गया है और इसके अलावा आपका उपसर्ग से भी क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक है, और
आपके नोम चॉम्स्की से इसमें क्वेश्चन पूछा गया। इसके बाद मैथ में, तो मैथ में आपके वही मतलब जो डेली क्वेश्चन आ रहे हैं उसी से संबंधित क्वेश्चन है। और बेन हीले थ्योरी आज फिर से पूछी गई है, कौन सी, बेन हीले। इसके बाद आपका असेसमेंट से क्वेश्चन पूछा गया है। गणित में जो आपकी अक्षमताएं होती हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। इसके बाद निपुण भारत, निपुण भारत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। आपकी NEP से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। इसके बाद आपका जो NEP के बाद NCF है, NCF से ओवरऑल सब्जेक्ट में भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। समावेशी शिक्षा से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये जो आपके डेली टॉपिक आ रहे हैं आपको इनको अच्छे से रिवाइज करना है, कुछ नया नहीं पढ़ना है। यदि आप नया पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपके पास इतना टाइम नहीं है। और आपको बता दें एक कल अपडेट आया हुआ था जिसमें आपका 11, 18 और 24 जनवरी का जो एग्जाम्स था वो री एग्जाम्स फिर से इनका कराया जाएगा, क्योंकि सर्वर प्रॉब्लम बताई गई है। तो इनके एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए गए हैं। यदि आपने अपना एडमिट कार्ड नहीं देखा है तो आप ज़रूर देख लें, आपका सेंटर भी चेंज हो सकता है। तो इनके जो है री एग्जाम्स फिर से कराए जाएंगे। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट सेशन में आपके मैथ में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं और आपके CDP के क्वेश्चन। यदि आपको सेशन पसंद आया है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू।